गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th आज हम चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। अभी जो टॉपिक बचता है वो ज़रा सा है। उसमें आपने सारी चीज़ें पढ़ चुके हो, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स की शेप क्या होती है, सारी चीज़ें पढ़ चुके हो। उनको सम अप करने का टाइम है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमारा टारगेट था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है, वो जानने का टाइम है। तो आप जो बताता जा रहा हूँ उसको पढ़ते जाइए और होपफुली आज ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे। तो अब तक जो आप पढ़ चुके हो वो क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हो। क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हो। वो जो क्वांटम नंबर्स होते हैं उसके अंदर तुमने एक पढ़ा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन। ये हमें क्या बता रहा था, एनर्जीज के बारे में बता रहा था। और यही हमें बताता है कि क्या कि जिसका n की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, n वैल्यू सेम होगी, वो डीजनरेट स्टेट्स होंगी, डीजनरेट ऑर्बिटल होंगी, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। तो n की वैल्यू अगर मान लो 2 है तो 2 के अंदर 2s भी आता है और 2p भी आता है। तो इसके अंदर अगर 2 की वैल्यू सेम है तो ये दोनों डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। आगे बात समझ। 2 की वैल्यू है ना, तो इनकी लगभग एनर्जी सेम होगी। s से फर्क पड़ता है, s है, s ऑर्बिटल है या p ऑर्बिटल है, वो आगे आगे की बात है। लेकिन जो 2 की एनर्जी होगी, जो वैल्यू n की वैल्यू अगर 2 है तो वो आपको ये बताएगा कि उनकी जो एनर्जी है वो लगभग सेम है। और n की वैल्यू ही आपको दो चीजें और बता के देती है। एक तो एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, और एक ग्राउंड स्टेट क्या होती है। तो समझ लो, ग्राउंड स्टेट जो होती है उसमें n की वैल्यू होती है 1, और अगर मोर देन 1 है, अगर मोर देन 1 है n की वैल्यू, तो वो आपकी एक्साइटेड स्टेट आएगी। बनाया था ना एक स्पेक्ट्रा, इतना सारा बना बना के दिखाया था मैंने, 1 2 3, यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर वापस आएगा, ये बताया था। तो 1 पे जो है ये ग्राउंड स्टेट आपकी, बाकी सारी जो है वो एक्साइटेड स्टेट में काउंट होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इनके हम ऊपर जा सकता है तो इनको हम एक्साइटेड स्टेट में काउंट करते हैं। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बता रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि जो हमने एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ा था उसके अंदर हमने देखा था कि जो L वैल्यू थी वो L वैल्यू कैसे स्टार्ट हो रही थी, 0 से स्टार्ट हो रही थी। कल ही देखा था ना, L की वैल्यू कहां से शुरू हो रही थी, 0 से शुरू हो रही थी। L की वैल्यू आपकी 0 1 2 3 इतना देखा था। इसको बोला था S, इसको P, इसको D, और ये F होता है, अभी मत पढ़ो, SPD। ये इनकी शेप भी देखी थी। ठीक है, तो इनकी जो एनर्जी होती है वो ऐसे होती है, S की सबसे ज्यादा होती है, P की होती है, फिर उसके बाद D की होती है, और फिर अगर 3 है तो F भी होती है, वो होती है F ऑर्बिटल। वो आपके जो ज्यादा हायर एटॉमिक नंबर आएंगे ना तब F ऑर्बिटल यूज होता है। ठीक है, उतना डिटेल में मत जाओ, पहले ये देखो कि इनकी एनर्जी का जो ऑर्डर है वो ये होता है। तो L वैल्यू जो है वो हमें बताती है कि S की जो एनर्जी हो सबसे ज्यादा, फिर P की, फिर D की, और फिर F की। ठीक है, फिर आता है कि अब अगर मुझे इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को भरना है। जो मेरा मेन मोटिव है वो हम क्या सीख रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स को भरते कैसे हैं। इलेक्ट्रॉन्स को भरने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन सी ऑर्बिटल्स हैं, तभी भर पाओगे। देखो हाइड्रोजन एटम में तो जरूरत नहीं है, हमें पता है कि वो 1s में ही होगा। 1 मतलब पहली, और s होगी क्योंकि पहले s ऑर्बिटल ही आती है। ठीक है, तो s ऑर्बिटल होगी तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन यहां भर दोगे तो 1s1, ये आपकी हाइड्रोजन की क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन जब आप मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जाते हो तो वो इलेक्ट्रॉन मान लो यहां भरना है, आपको इस ऑर्बिटल में भरना है, तो खाली न्यूक्लियर चार्ज थोड़ी है, इसके बीच में तो अट्रैक्शन है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, तो इसके बीच में तो अट्रैक्शन है। लेकिन इसके और इसके बीच में क्या है, इसके और इसके बीच में क्या है, रिपल्शन है। रिपल्शन है ना, रिपल्शन है, तो जो न्यूक्लियर चार्ज ये फील कर रहा होगा वो Z क्या होगा,
वो Z के इक्वल नहीं होगा। Z मतलब एटॉमिक नंबर जितना होगा उतना ही यहाँ पे Z की वैल्यू होगी। मान लो कि ये हीलियम की बात कर रहे हैं हम, हीलियम की भी क्यों, हाइड्रोजन, लिथियम की बात कर रहे हैं। मान लो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो 3 प्रोटॉन और ये मान लो तीसरा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर ये मान लो तीसरा इलेक्ट्रॉन है तो जो ये 3 प्रोटॉन है ये इसको क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्शन फील करा रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होंगे, है ना। क्यों? क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 3 होता है, तो 1s2 2s1, यानी कि जो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा गया है 2s में, ये n की वैल्यू 1 है इसकी और ये n की वैल्यू इसकी 2 है। तो मान लो ये इलेक्ट्रॉन जब भरा गया होगा तो ये सिर्फ इसका अट्रैक्शन नहीं, इनका रिपल्शन भी फेस कर रहा होगा। ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिवली चार्ज। तो ये अगर रिपल्शन फील कर रहा है तो Z इफेक्टिव लगेगा, जो कि किसके इक्वल होगा, Z माइनस शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट किसका, इन इलेक्ट्रॉन्स का, जो इससे पहले वाली ऑर्बिटल में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स, वो जो रिपल्शन देंगे वो माइनस करोगे Z में माइनस करोगे, जैसे 3 है मान लो, तो 3 में वो माइनस होगा, तब जाके आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आएगा। वो चार्ज आएगा, वो बताएगा कि इसके अंदर एक्चुअल में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है, कितना अट्रैक्शन ये न्यूक्लियस से फील कर रहा है। आगे बात समझ। तो वो एग्जैक्ट नहीं होता, Z इफेक्टिव Z के इक्वल नहीं होता, उसमें से कुछ शील्डिंग इफेक्ट माइनस होता है। आगे बात समझ में। अच्छा, फिर आता है आपका N+L रूल। अब देखो, अब हम बार बार ये ड्रॉ करके नहीं दिखाएंगे, हम सीधा क्या करेंगे, हम सीधा एटॉमिक नंबर्स को लिखेंगे और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना सीखेंगे। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। N+L रूल क्या होता है, N आपको पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। इन दोनों को प्लस करके जिसकी वैल्यू छोटी आएगी उसको पहले भरा जाएगा, ठीक है, उसको पहले भरा जाएगा। मान लो एक तो है आपका 3D और एक है आपका 4s, ठीक है। अब जब हायर एटॉमिक नंबर्स में जाओगे वहां पर 3D भी मिलेगा आपको, 4s भी मिलेगा। अब आपको ये देखना है कि इनमें से इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, तो उसके लिए आप क्या करोगे, N+L की वैल्यू निकाल लो। N+L की वैल्यू निकालोगे तो N वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3, D की वैल्यू SPD 0 1 2, तो ये क्या हो गया 5। यहाँ पर क्या है 4, N की वैल्यू तो 4 है, S की वैल्यू क्या है 0, यानी कि 4, तो 4s पहले आएगा आपका, ठीक है। अगर मैं एक टेम्पलेट बनाऊं, टेम्पलेट मतलब आपको ऑलरेडी जचा हुआ देऊं जिसमें आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन भरो और आपको पता लग जाए, तो आपके जो ये कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसे होती है। सबसे पहले 1s भरा जाता है, फिर उसके बाद 2s, फिर उसके बाद 2s के बाद 2p, फिर उसके बाद 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, ये होता है। ये आपके N+L रूल के अकॉर्डिंग है, N+L रूल के अकॉर्डिंग भरी जाएगी, ठीक है। s ऑर्बिटल के अंदर क्या था, n की वैल्यू देखो, n की वैल्यू क्या थी 1, तो l की वैल्यू क्या आई थी 0, यानी कि s के अंदर एक ही ऑर्बिटल होती है, ठीक है। s के अंदर ये बाद में भरते हैं, ठीक है, पहले ये समझ लो कि कौन सी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो पहले देखते हैं n की वैल्यू अगर 1 है तो l की वैल्यू अगर 0 है, यानी s ऑर्बिटल है तो इसके अंदर एक ही ऑर्बिटल होगी, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसके बाद l की वैल्यू 1 करी, फिर आया p, n की वैल्यू क्या करी 2, तो 2 वैल्यू पे क्या आया, मैंने बोला था क्या, n की वैल्यू 1 0, ठीक है, -1 प्लस n की वैल्यू 1 तो l की वैल्यू 0, अच्छा हाँ ठीक है, n की वैल्यू 2 तो l की वैल्यू 1, और 1
वैल्यू है तो मैंने बताया था कि जो 1 है वो -1, 0 और +1 ये होगा, इससे एक कम होगी और हम पूरी रेंज लेंगे। ठीक है, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। ऐसे ही n की वैल्यू अगर 3 लोगे तो l की वैल्यू आएगी -2, -1, 0, +1 एंड +2। तो देखो l की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 है ना, तो यहाँ इसमें कितनी ऑर्बिटल्स होंगी, 3 होंगी। और इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिट में कितने भरे जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 2 3 4 5। अगर 5 है तो 5 ऑर्बिटल्स होंगी, 5 वैल्यूज आ रही है ना एल की, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। अब इलेक्ट्रॉन कितने, 2 4 6 8 और 10, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कितने भरे जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। आ गई बात समझ में? तो ये खेला है, ये खेला है। इसके अंदर आपको पता लग गया किस ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब कुछ नहीं करना, अब इस टेम्पलेट के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन्स भरते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। एक प्रिंसिपल है, पहले वो देख लो। 2-3 प्रिंसिपल दे रखे हैं। पहला प्रिंसिपल दे रखा है अफबाऊ प्रिंसिपल। ये क्या बोलता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स की क्या करनी है, फिलिंग करनी है। सबसे पहले लोअर एनर्जी, फिर उसके बाद हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। जैसे कि ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है, तो पहले यहां भरे जाएंगे, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, ऐसे भरे जाएंगे। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी। आ गई बात समझ? ये हमारा क्या है, अफबाऊ प्रिंसिपल। फिर उसके बाद क्या है, एक प्रिंसिपल तो ये हो गया। सेकंड प्रिंसिपल है हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे उनके अंदर किसी दो इलेक्ट्रॉन्स के ऑल क्वांटम नंबर्स सेम नहीं हो सकते। मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन है 1s का, एक इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा भी 1s का एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसमें n की वैल्यू कितनी है, 1, इसमें n की वैल्यू कितनी है, 1। अच्छा, l की वैल्यू कितनी है, 0, l की वैल्यू कितनी है, 0, m की वैल्यू कितनी है, 0, m की वैल्यू कितनी है, 0। तो ये सब सेम आ रहे हैं, लेकिन s की वैल्यू जो होगी इसकी होगी +½ तो इसकी होगी -½ मतलब क्या है, एक ही ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के नहीं रह सकते। मान लो कि यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव स्पिन है, तो यहाँ पर इसकी नेगेटिव स्पिन, ये इसकी चोंच दिखा रहा हूं मैं, इसको मान लो ये नेगेटिव स्पिन है, ये ऊपर दिखा रहा हूं, यहाँ मतलब मान लो पॉजिटिव स्पिन है। ये 1s ऑर्बिटल है, इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग हुई है, एक की पॉजिटिव स्पिन आएगी, एक की नेगेटिव स्पिन आएगी, दो की सेम कभी भी नहीं हो सकती। ये कहने का मतलब है। ठीक है, ये कौन बोल रहा है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नेक्स्ट आता है हर्ट्ज रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। नेक्स्ट आता है हर्ट्ज रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। हर्ट्ज रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर मान लो p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 आ सकते हैं, तो इसमें कितने होंगे, 2 2 4 और 2 6। ये क्या है, px है, एक py है और एक pz है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं हमें, तो हर्ट्ज रूल ये बोलता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरना जब चालू करोगे तो सबको पहले सिंगली फिल करो, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करो। ऐसे नहीं कर सकते तुम
कि पहले ही ऑर्बिटल के अंदर तुमने दोनों इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। तो ये हंट्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी होता है कि सबसे पहले जो फिलिंग होगी डीजनरेट स्टेट की, ये सारी डीजनरेट स्टेट है ना, डीजनरेट कैसे है, इन सबकी एनर्जी सेम है। अगर इनकी सबकी एनर्जी सेम है तो इनको सबसे पहले सिंगली ऑक्यूपाइड करो, फिर उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करो अगर कोई जगह नहीं बची है तो। ये कौन बोलता है, हंट्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। आगे बात समझ में। तो ये तीन प्रिंसिपल है, तीन रूल्स है, उनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करते हैं। N+L रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमारा क्वेश्चन बहुत सारे अटक जाते हैं, क्योंकि जब हायर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं तो 4s हम सोचते हैं कि 4s बाद में आएगा, ये ऐसा नहीं है, 4s पहले आ जाता है। 4s इसलिए आ जाता है क्योंकि N+L रूल हमें ये बताता है कि जो ये 4s है ना, ये ज्यादा Z इफेक्टिव फील कर रहा है, तो ये पहले आएगा और उसके बाद 3D आएगा। ठीक है, तो 3D बाहर है, 4s अंदर है। आगे बात समझ में, इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करते समय। आगे बात समझ, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करके देखेंगे और ये हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। मैं तुम्हें 10 इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करके दिखा देता हूं, उसके बाद तुम खुद समझदार हो, करते रहना बाकी के। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। देखो भाई, हाइड्रोजन यानी 1s1, ठीक है, हीलियम यानी एक और इलेक्ट्रॉन आ गया 1s2, लिथियम यानी 1s2, s में दो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते। फिर उसके बाद कौन सा आएगा, 2s यानी कि 2s1। फिर उसके बाद बेरिलियम 1 2 3 4 चार इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1s2 2s2। फिर उसके बाद इसमें कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2, 2s के अंदर दो ही भर सकते थे, अब आ गए p पर, p1। अब कार्बन पे चलो, 1 ये तो सेम ही होगा, 1s2 2s2, अब आ गया 2p2। ऐसे ही फिर चलो 1s2 2s2, फिर 2p3, फिर चलो 1s2 2s2 2p4। p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p6। आगे बात समझ। तो ऐसे करके हम इलेक्ट्रॉन्स को भरते जाएंगे। ऐसे चलते चलते जब हम 4s 3D पे पहुंचते हैं ना, तो पहले हम किसको भरेंगे, 4s2 को भरेंगे। ये आपकी 3D सीरीज है D ब्लॉक की, ठीक है। D ब्लॉक के अंदर जो 3D सीरीज है ना, उसके अंदर D वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाद में भरे जाते हैं, पहले 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। आगे बात समझ, ये हो गया आपका, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, एक चीज रह गई है कि जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है और जो फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल है। हाफ फील्ड क्यों बोला, p के ऑर्बिटल बनाओ, p के ऑर्बिटल के अंदर तीन ऑर्बिटल, 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए। ये देखो, ये सिमेट्रिकली फील्ड दिख रहा है, सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही p6 बनाओ, p6 मतलब 3 तो ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन, पहले सिंगली फील्ड करेंगे, H हंट्स रूल बोलता है ना, फिर उसके बाद इनको पेयर कर देंगे, 1 2 3 4 5 6। ये क्या है, p6 कॉन्फ़िगरेशन, ये p3 कॉन्फ़िगरेशन। अब ये भी बोलते हैं कि जो ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड क्यों आधी भरी हुई है, हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड, ये फुल्ली फील्ड है। इनकी जो स्टेबिलिटी होती है, वो बाकी की जितनी भी ऑर्बिटल्स है उनसे ज्यादा होती है। मतलब p3 की p2 से ज्यादा होगी, p1 से ज्यादा होगी। अब इनकी जो स्टेबिलिटी है ना, स्टेबिलिटी ग्रेटर देन अदर कॉन्फ़िगरेशंस। ऐसा क्यों है, इसके 2 रीजन बताए गए। एक तो सिमेट्री, देखो सिमेट्रिकली फील्ड है, सिमेट्री दिख रही है, और दूसरा बताया गया एक्सचेंज एनर्जी। ये क्या है, ज्यादा है। कैसे ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन इससे एक्सचेंज कर सकता है, ये इससे एक्सचेंज कर सकता है, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे एक्सचेंज कर सकता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इनसे एक्सचेंज कर सकता है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसके पास कि ये
क्या करे, अपनी जो ऑर्बिटल है उससे अगली ऑर्बिटल के साथ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करते रहते हैं। फुल्ली फिल्ड में तो और भी ज्यादा अवेलेबिलिटी है। तो ऐसे करके हमें पता चलता है कि एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा और सिमेट्री होने से जो कि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है और फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ज्यादा स्टेबल है। आगे बात समझ। इस पूरे चैप्टर के अंदर 67 क्वेश्चंस दे रखे हैं एंड एक्सरसाइज में। एंड एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी की है उसके अंदर 67 क्वेश्चन दे रखे हैं, और जब तक क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक हमारे कंसेप्ट्स का हमें पता नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, हम 30 क्वेश्चंस कल डिस्कस करेंगे और 37 क्वेश्चंस अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो हमारे चैप्टर खत्म हो जाएगा। अभी हमें सिर्फ एक चीज पढ़नी है जो मैंने नहीं पढ़ा दिया है, तो अब हमें सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं एनसीईआरटी के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है वो आपका वहीं क्लियर हो जाएगा। हाँ, बेसिकली मैं न्यूमेरिकल पोर्शंस जो न्यूमेरिकली करना होगा वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा उसके अंदर। हाँ, कंसेप्ट में बता दूंगा, फॉर्मूला बता दूंगा, ये बता दूंगा कि ये वैल्यूज है, ऐसे पुट करनी है। लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में जाकर छोड़ूंगा, वो आप कर लेना, ठीक है। और कल हम इस चैप्टर को हाफ खत्म कर देंगे, आधे क्वेश्चन पहले फिर आधे क्वेश्चन बाद में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप पढ़ते रहिए और नॉलेज लेते रहिए। इसके बाद वाला चैप्टर जो होगा फिर हम देखते हैं कौन सा शुरू करना है। 11th का एटॉमिक स्ट्रक्चर आज खत्म होता है। थैंक यू।